Hello friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator for a webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। रिकवरी प्रोसीडिंग्स महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत कैसे करना है, क्या करना है, कितने ढेर सारे उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, वो सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और शुरुआत के चर्चा के बाद में हमारे स्पीकर साहब हैं मिस्टर मिथेश पजारे, जिन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है उनको रिकवरी प्रोसीडिंग्स का। कहाँ उनके सोसाइटी ने उनके ऊपर फॉल्स केस किया था, तो कैसे उन्होंने उस चीज को फॉल्सिफाई किया और क्या क्या हेड ऑफ अकाउंट्स नहीं चल सकते हैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स में, उसके बारे में उन्होंने कैसे कार्रवाई किया उसके बारे में वो एक्सप्लेन करेंगे। उनको बुलाने के पहले 5-10 मिनट हम ये समझ लेते हैं कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती क्या चीज है। अभी आप अगर एक मेंबर है सोसाइटी के, तो सोसाइटी को हर महीने या हर तिमाही, हर क्वार्टर में मेंटेनेंस बिल देना होता है सोसाइटी का। मेंटेनेंस बिल का मतलब क्या हुआ कि जो हेड ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट हेड लिखा हुआ है बायलॉज में, बायलॉ नंबर 65 से लेके 67 में हेड ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है कि क्या क्या चार्जेस सोसाइटी आपसे ले सकती है। उसके अलावा अगर कोई भी चार्जेस है तो वो सोसाइटी आपसे वो रिकवर नहीं कर सकती है। रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो फाइल होती है वो दो तरीके से फाइल हो सकती है। एक रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल होती है सेक्शन 91 कोऑपरेटिव एमसीएस एक्ट के अंदर में, वो भी कोऑपरेटिव कोर्ट में। 91 में वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल होगी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट्स है या फॉल्स बिलिंग्स है, गलत लगा दिया बिल में, जो हेड ऑफ अकाउंट बायलॉज के अंदर नहीं मेंशन है वो भी बिल में लगा दिया, उस हेड ऑफ अकाउंट्स को भी रिकवरी में डाल दिया, वो सब चीजें सारी रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 91 में फाइल होती है। ऐसे डिस्प्यूटेड अमाउंट्स या फॉल्स बिलिंग वाला रिकवरी प्रोसीडिंग्स कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के सामने 101 या 154B29 में फाइल नहीं कर सकते, गैर कानूनी रहेगा। हाउसिंग सोसाइटी को रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करना है तो 154B-29 में फाइल करना है हाउसिंग सोसाइटी। और बाकी जितने भी सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटीज वगैरह वगैरह, उन सब की रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल होगी सेक्शन 101 में। कई लोगों का ऐसा मानना है कि 101 खत्म हो गया है। 101 खत्म नहीं हुआ है, परफेक्टली ऑल राइट है, लेकिन 101 के रहते रहते 154B29 अलग से ऐड किया हुआ है, वो भी सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए। जब सोसाइटी रिकवरी एप्लीकेशन फाइल करती है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के समक्ष सामने, तो रजिस्ट्रार का ड्यूटी है, मैंडेटरी ड्यूटी है कि उसको चेक करना है कि अमाउंट जो है वो कहीं डिस्प्यूटेड तो नहीं है, कहीं वो फॉल्स हेड ऑफ अकाउंट तो नहीं दिया हुआ है, फॉल्स अमाउंट्स तो नहीं है, बायलॉज में वो हेड ऑफ अकाउंट मेंशन है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, रिकवरी एप्लीकेशन सोसाइटी की इनकम्प्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर ऐसा कुछ है भी तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को कानूनी तौर पे उस एप्लीकेशन को सिंपली रिजेक्ट कर देना है, डिसमिस कर देना है। या तो अगर उसे लगता है कि डिस्प्यूटेड है या उसके दायरे में नहीं आ सकता है तो उसको सिंपली मैटर को रिकमेंड कर देना है कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल करने के लिए अंडर सेक्शन 91। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार का अधिकार है सिर्फ सिंपल मनी क्लेम को हियर करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड या डिस्प्यूटेड मनी क्लेम को हियर करने का अधिकार डिप्यूटी रजिस्ट्रार को नहीं है, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को। एक्ट में लिखा हुआ है ड्यूज, सोसाइटी का जो भी ड्यूज है वो सारा का सारे ड्यूज रिकवरी प्रोसीडिंग में आप फाइल कर सकते हो, विच इंक्लूड्स एनी एंड ऑल ड्यूज इंक्लूडिंग सिविल रिपेयर फंड ऑल्सो। कई लोगों का प्रश्न ये आता है कि हमारे बिल्डिंग में सिविल रिपेयर फंड पास किया हुआ है, 5,000 रुपए हर महीना जमा करना है और उसको नहीं भरेंगे तो उसकी अगेंस्ट में रिकवरी ड्यूज फाइल नहीं होगी, वो गलत चीज है। सिविल रिपेयर फंड इज ए पार्ट ऑफ द बायलॉ और उसको ड्यूज में क्लासिफाई करते हैं। ड्यूज में वो हर फिगर आ जाता है जो सोसाइटी रिकवरी प्रोसीडिंग में फाइल कर सकती है।
अब ड्यूज में का जो फिगर है, यानी कि हेड ऑफ अकाउंट्स जो है, वो कहां देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ बायलॉज में। अगर बायलॉज में लिखा है सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तो रिकवरी कर सकते हो। अगर बायलॉज में लिखा है कल्चरल एंड फेस्टिवल चार्जेस, तो आप उसके बारे में फाइल कर सकते हो। अगर बायलॉज में ये नहीं लिखा है कल्चरल या फेस्टिवल चार्जेस, तो आप उसके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकते, सोसाइटी फाइल नहीं कर सकती। कई सोसाइटी लिखती है एडमिन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह वगैरह, कई मनमाना सोचा समझा हुआ हेड ऑफ अकाउंट जोड़ देती है। बायलॉज के अंदर अगर वो हेड ऑफ अकाउंट उस स्पेलिंग्स में नहीं लिखा हुआ है, तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग उस चीज के बारे में आप फाइल नहीं कर सकते। विच मीन्स कि हेडिंग्स नॉट डिस्क्राइब्ड इन द बायलॉ बिकम्स इलीगल। दूसरा, आपका जो बायलॉज है, इट शुड बी मैंडेटरली अंडर सेक्शन 8, अंडर रूल MCS rule number 8 should be compulsorily registered with the cooperative register stamp and seal. Else, अगर ऐसा नहीं है, तो आपको वो बायलॉ नल एंड वर्ड है। आई जस्ट रिपीट कि आपका सोसाइटी का बायलॉ जो है, वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के स्टैंप और सील में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप बाजार से खरीदा हुआ बायलॉस रिकवरी प्रोसीडिंग के दौरान पेश करोगे, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। बहुत सी कंप्लेंट इंटरेस्ट के बारे में आती है, 21% इंटरेस्ट लगाएंगे। आपको ध्यान दिला दें, हम कुछ दिन पहले हमने MCS रूल अमेंडमेंट के बारे में बात किया था, जो आगे चल के अमेंडमेंट होके आने वाला है। उसके अंदर जो टॉप लाइन इंटरेस्ट का फिगर दिया हुआ है, वो मैक्सिमम 12% दिया हुआ है, और शायद गवर्नमेंट उसको 9% पे लेकर आएगी, क्योंकि 21% तो वैसे भी कोई भी कानून अलाउ नहीं करता है, कोई भी कोर्ट भी अलाउ नहीं करता। तो इंटरेस्ट का भी एक ऐसा फंडा है कि जनरल बॉडी में इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन पास करना कंपलसरी है, अगर आपको बायलॉज में अमेंड करना है तो। जैसे उदाहरण के तौर पे मान के चलो कि आपकी सोसाइटी 1970 में रजिस्टर हुई, और उस समय के बायलॉज में लिखा हुआ है 9% इंटरेस्ट। उसके बाद में 5-10 साल के बाद में जनरल बॉडी ने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो गवर्नमेंट 21% तक करती है। मॉडल बायलॉज, मॉडल का मतलब है सैंपल बायलॉज, सैंपल बायलॉज को अडॉप्ट करना बुद्धिमानी नहीं है, एंड इट शुड नॉट बी डन। तो अगर आपको वो इंटरेस्ट 9% से 21% करना है, तो आपको जनरल बॉडी में इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। और वो इंटरेस्ट का फिगर आपके बायलॉज में अमेंडमेंट का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा 2 महीने के अंदर, जीबी के रेजोल्यूशन के तारीख से 2 महीने के अंदर। और वो इंटरेस्ट का फिगर को कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के स्टैंप और सील से उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर आपने ये नहीं किया, तो सिर्फ जनरल बॉडी में इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन पास करना इज लीगली नल एंड वॉइड, मतलब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है यहाँ पे कि इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन जनरल बॉडी में पास करना जरूरी है। कई लोगों का ये कहना है कि नहीं, बायलॉज में लिखा है ना, तो पास करने की आवश्यकता नहीं है। पास करना 1000% कानूनी तौर से जरूरी है। बायलॉज में अगर आप 21% लिखा है, या 18 लिखा हुआ है, या 12 लिखा हुआ है, या कुछ भी लिखा हुआ है, आपको जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। और आप अगर वो इंटरेस्ट किसी कारण से चेंज करते हो, कई लोग 9% का 21% करते हैं, कई लोग 21% का 12% भी करते हैं। अमेंड करने का अधिकार, चेंज करने का बायलॉ इंटरेस्ट वाला, मतलब किसी में 71 बायलॉ नंबर है, किसी में 72 है। तो जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन इस को कानूनी हक है कि आपका इंटरेस्ट का फिगर चेंज कर सके। इसी तरह बायलॉ में और भी जो बायलॉ क्लॉजेस हैं, वो भी जनरल बॉडी का हक है उसे चेंज कर सके। बायलॉज को अमेंड करने का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ AGM में किया जा सकता है, SGM में नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 75 के अंडर में लिखा हुआ है कि बायलॉज का कोई भी अमेंडमेंट है अगर, तो वो सेक्शन 75 में किया जाता है। सेक्शन 75 सिर्फ और सिर्फ AGM रिलेटेड है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में आप इंटरेस्ट का फिगर नहीं चेंज कर सकते हो। आई विल रिपीट दिस थिंग वेरी अगेन बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन शुड बी कंपल्सरीली पास्ड इन ए जनरल बॉडी मीटिंग। इंटरेस्ट का फिगर उसको वहां पे पास करना है कि जनरल बॉडी ने क्या इंटरेस्ट रेट पास किया हुआ है।
उसके बाद में अमेंडमेंट का शीट बनाना है, पुराना बायलॉज लेना है, अमेंडमेंट का शीट 4 कॉपी, बायलॉज की 4 कॉपी रजिस्ट्रार के पास में जमा करना है, उसके सही और सिक्के के लिए। और ये सारा करना है जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन के 2 महीने के अंदर ही अंदर। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास किया 1 सितंबर को, तो अभी 2 महीना होता है 30 अक्टूबर को। तो 30 अक्टूबर के पहले पहले आपका बायलॉ अमेंडमेंट का अर्जी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में फाइल हो जाना चाहिए। अगर आपने ये 2 महीने के अंदर अमेंडमेंट, बायलॉ अमेंडमेंट का कॉपी फाइल नहीं किया, तो आपने जो जनरल बॉडी में इंटरेस्ट का रेजोल्यूशन पास किया है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा वो। और उस बेस पे आप रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं फाइल कर पाओगे। रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ओनर्स के अगेंस्ट में या फ्लैट ऑक्यूपायर्स के अगेंस्ट में। फ्लैट ओनर का मतलब ये हो गया जिसका नाम पे सेल डीड है, एग्रीमेंट है, मतलब कोई भी डीड हो सकता है, सेल डीड हो सकता है, गिफ्ट डीड हो सकता है, रिलीज डीड हो सकता है, वगैरह वगैरह। या फ्लैट ऑक्यूपायर, फ्लैट ऑक्यूपायर का मतलब उसके परिवार वाले का बायलॉ नंबर 326 में दिया हुआ है, या तो जो प्रोविजनल मेंबर होता है वो भी फ्लैट ऑक्यूपायर कहलाया जाता है। आपका एसोसिएट मेंबर अगर उसी फ्लैट में रह रहा है, जो भी कोई उस फ्लैट में रह रहा है, वो फ्लैट ऑक्यूपायर है। तो रिकवरी प्रोसीडिंग आप फ्लैट ओनर के नाम पे फाइल करिए या तो फ्लैट ऑक्यूपायर के नाम पे फाइल करिए। रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करने के लिए कुछ बेसिक प्रोसीजर्स है, बड़ा है तो बड़ा डिटेल और लंबा प्रोसीजर है, पर बेसिक प्रोसीजर्स ऐसा है कि रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करना है अनिल शर्मा के विरुद्ध में, तो अनिल शर्मा का अमाउंट रेजोल्यूशन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में पास करना होगा, नॉट इन एसजीएम। एसजीएम में ये रेजोल्यूशन आप पास नहीं कर पाओगे, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में ये पास नहीं कर पाओगे। एजीएम में रेजोल्यूशन पास करना है कि अनिल शर्मा के विरुद्ध में रिकवरी प्रोसीडिंग इस फिगर का फाइल करना है और अप्रोप्रिएट लीगल चार्जेस वगैरह जो भी है वो सैंक्शन है। उसके बाद में ये रेजोल्यूशन के बाद में अनिल शर्मा को 15-15 दिनों के अंतराल में रिकवरी नोटिस देना है, रिकवरी रिक्वेस्ट नहीं, रिकवरी नोटिस देना है। द वर्ड नोटिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कानून में वर्ड नोटिस का है, इंटीमेशन का नहीं है, इंफॉर्मेशन का नहीं है, रिक्वेस्ट का नहीं है। रिकवरी नोटिस के साथ में आपको उसको अकाउंट स्टेटमेंट देना है। अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है? मानो आपके मेंटेनेंस बिल में समझो 5 हेड ऑफ अकाउंट है, सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, पार्किंग चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह जो भी चार्जेस है, तो वही सारा का सारा कॉलम बना बना के उसका अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना है। अगर आपने 5 साल का रिकवरी करना है, फुल अमाउंट फ्रॉम जीरो बैलेंस तो रिकवरी अमाउंट तक का उसको अकाउंट स्टेटमेंट देना है। ये बिलिंग हेड्स कहां से मिलेगा आपको? ये बायलॉ नंबर 65 से 67 के बीच में मिलेगा। रिकवरी नोटिस के साथ में ही अकाउंट स्टेटमेंट मेंबर को देना कंपलसरी है, ताकि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे या डिस्प्यूट करे। अगर वो डिस्प्यूट करेगा तो अप्रोप्रिएटली आपको लीगल नोटिस का रिप्लाई आएगा। अगर नहीं डिस्प्यूट करता है तो फिर आप रिकवरी प्रोसीडिंग आप आगे फाइल कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट में जो हेड ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, इट शुड बी मैचिंग बायलॉ नंबर 65 टू 67। कई सोसाइटी बोलती है कि अकाउंट स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, हम अकाउंट लेजर देते हैं। कंप्यूटर एजेंसी से अकाउंट लेजर मंगा लिया, उसमें खाली लिखा हुआ है महीना और एक कॉन्सोलिडेटेड फिगर लिखा हुआ है, उसमें अगर मेंबर ने कुछ दिया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है, तो वह फिगर आ गया और टोटल आ गया। अब उसमें अकाउंट स्टेटमेंट अकाउंट हेड नहीं है। अब अकाउंट हेड में आपने फॉल्सली कल्चरल फेस्टिवल चार्जेस, लीगल चार्जेस वगैरह वगैरह सब लगा रखा होगा, तो वो पता नहीं चलता है, तो मेंबर डिस्प्यूट नहीं कर सकता है उस चीज को। रजिस्ट्रार को भी पता नहीं चलता, वो भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। तो रजिस्ट्रार को ये देखना कंपलसरी है कि वो रिकवरी प्रोसीडिंग के साथ में अकाउंट स्टेटमेंट अटैच करे, account ledger without billing head is null and void and cannot be considered by a cooperative registrar for recovery proceedings.
कुछ गैर कानूनी जो चार्जेस हैं वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स में नहीं लिया जा सकता है। बेसिक बेसिक बताता हूं आपको। लीगल चार्जेस हो गया, कल्चरल फेस्टिवल चार्जेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए, और ऐसे कई और हेड ऑफ चार्जेस लगाती ही है सोसाइटी मेंटेनेंस बिल में। आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमने एक वेबिनार किया था कि डिफॉल्टर का नाम आप पब्लिश नहीं कर सकते। आप हमारे वेबसाइट में जाओगे तो डिफॉल्टर का नाम पब्लिश करने पे क्या क्या गुनाह होता है, क्या क्या पनिशमेंट है, क्रिमिनल पनिशमेंट है, 3 साल का वगैरह वगैरह, हमने सारा कुछ दिया हुआ है। रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करना कंपलसरी है। डिफॉल्टर का नेम पब्लिश करना सोसाइटी नोटिस बोर्ड में या और कहीं पर भी इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। कई सोसाइटी बोलती है कि हम नहीं रिकवर करते हैं 5-10 साल 15 साल, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो 21% इंटरेस्ट मिल जाता है। वो टोटली गैर कानूनी है और वो अमाउंट रिकवरेबल भी नहीं होता है अगर प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाए तो। कई मेंबर्स हैं जो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करते, नहीं पता चलता उनको कि भाई डिस्प्यूट क्या चीज है, डिस्प्यूटेड अमाउंट्स क्या चीज है, वगैरह वगैरह। फॉल्स अकाउंट हेड्स इन बिलिंग, फॉल्स अकाउंट हेड्स इन द बिलिंग, जैसे अभी बताया मैंने, लीगल चार्जेस हो गया, कल्चरल फेस्टिवल चार्जेस वगैरह वगैरह, विल अट्रैक्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन like intimidation, defamation, breach of trust, harassment, nuisance, extortion, and also punishment under section 146, 140 and 147 of the MCAs Act for falsifying account records. आपने अगर टेढ़ा मेढ़ा कोई भी हेड ऑफ अकाउंट बिल में डाल दिया जो बायलॉ में मेंशन नहीं है, दैट मीन्स दैट यू आर फॉल्सिफाइंग अकाउंट रिकॉर्ड्स। तो उसका पनिशमेंट 146, 147 में दिया हुआ है। उसमें भी लंबा चौड़ा पनिशमेंट है, 3 साल का भी पनिशमेंट दिया हुआ है। इफ ए मेंबर इज नॉट सेटिस्फाइड विद अ बिल और उसके अंदर मेंशन्ड अकाउंट हेड्स या अमाउंट्स, द मेंबर शुड इमीडिएटली इश्यू लीगल नोटिस टू CHS, टू सोसाइटी, और उसको डिस्प्यूट खड़ा करना है कि मैं इस अमाउंट को डिस्प्यूट करता हूं, मैं ये अमाउंट नहीं दूंगा, ये गलत है, आप मेरे को ये अमाउंट हटा के रेक्टिफाइड बिल, करेक्टेड बिल आप मेरे को 3 दिनों के अंदर वापस करो, नहीं तो मैं ये अमाउंट नहीं दूंगा। और अगर वो डायनामिक है वो मेंबर, तो यू शुड इमीडिएटली फाइल ए मैटर इन द कोऑपरेटिव कोर्ट, और सबसे बेस्ट है कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में क्यों? क्योंकि वो मैनेजिंग कमेटी की नेग्लिजेंस, डेफिशिएंसी, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो सब में आ जाता है। अगर आपने गलत अमाउंट लगाया हुआ है तो इट विल क्लासिफाइड एज इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस। टिपिकली कई सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि हर सोसाइटी एक 21% के इंटरेस्ट के लालच में रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं करती और वेट करती रहती है। कई बार तो 5-5 साल 10-10 साल तक वेट करती रहती है, और अलग अलग मैनेजिंग कमेटी बदली हो जाती है उसके अंदर, लेकिन रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल नहीं होती है। डिसॉल्व, ये सारी चीजें सेक्शन 73 1AB में मैनेजिंग कमेटी का नेग्लिजेंस और ओमिशन में गिना जाता है। उसका काम है, ऑडिटर के रिमार्क में भी आता है कि इतना रिकवरी प्रोसीडिंग, इतना आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाकी है, मैनेजिंग कमेटी को कार्यवाही करना चाहिए, और वैसे भी ऑडिटर के बोले बगैर ही मैनेजिंग कमेटी को रिकवरी प्रोसीडिंग या कम से कम डिफॉल्टर से बातचीत शुरू करके रिकॉर्ड में लेना आवश्यक है। ये सारे अमाउंट्स एक डायनेमिक मेंबर होएगा तो ये सारे अमाउंट कैन इजीली बी टर्न्ड इनटू ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब है कोऑपरेटिव कोड 91, इसका मतलब है काफी समय तक चला जाएगा और लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा, और वहां पे रिकवरी प्रोसीडिंग फेल हो जाएगी सोसाइटी की। अगर फेल हो जाती है तो सोसाइटी को बहुत बड़ा लॉसेस शुरू हो जाता है। एक मेरे तरफ से एक ऐसा सुझाव है कि हर जनरल बॉडी मीटिंग में, AGM में, दैट इज society should form what is called as a subcommittee for recovery, subcommittee for recovery या recovery subcommittee। उस सब कमेटी का काम होगा डिफॉल्टर से प्यार से बात करने के लिए। कोशिश करें डिफॉल्टर को बोलें कि चलो ठीक है, आपका 100 रुपए बाकी है, अभी आप 5 रुपए दे दो, अगले महीने 2 रुपए दे देना, उसके बाद में 5 रुपए दे देना। ऐसे करते करते कम से कम आउटस्टैंडिंग ड्यूज को रिड्यूस करना की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि
रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल करने का मतलब है सोसाइटी को लीगल चार्जेस देना है, जो कई हजारों रुपए में घुस जाते हैं, वक्त भी निकल जाता है, और अगर मेंबर जीत जाता है तो सोसाइटी का भारी नुकसान हो जाता है। इंट्रोडक्शन के तरफ से आज मेरे तरफ से इतना ही। इसके बारे में हम और कभी डिटेल में बात करेंगे। अब हम इनवाइट करते हैं अपने स्पीकर को। हमारे स्पीकर साहब जो हैं श्री मितेश पजारे साहब हैं। मितेश पजारे साहब जो हैं वो पूना के रहवासी हैं और सोशल एक्टिविज्म का कई बार काम करते हैं। वो अपने सोसाइटी से न्याय के लिए कोशिश कर चुके हैं, कई बार लगभग हर बार जीत भी चुके हैं। उनके सोसाइटी में इनको एक नोटिस चार्जेस लगाया कुछ 20-1 हजार रुपए का। पजारे साहब ने सोसाइटी को नोटिस दिया, सोसाइटी ने नोटिस का जवाब दिया। भले एडवोकेट को 1500 रुपया ही दिया गया होगा, लेकिन सोसाइटी ने इनके बिल में 20,000 रुपए लगा दिया। और जब इन्होंने कॉन्टेस्ट किया तो सोसाइटी ने उस पर इंटरेस्ट भी लगा दिया, कुछ 23-24 हजार रुपए हो गया। इन्होंने उस चीज को रिफ्यूट किया, इनको नोटिस मिली। सोसाइटी ने कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के सामने रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल किया, शायद एडवोकेट का सर्विसेज लिया। पजारे साहब बताएंगे वो चीज। और पजारे साहब ने ये प्रूव कर दिया वहां पे कि भाई लीगल चार्जेस जो है वो रिकवरेबल नहीं है, बिकॉज इट इज ए डिस्प्यूट। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता लीगल चार्जेस रिकवरी का, अमाउंट को रिकवर करने का, ऑर्डर देने का। यानी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास में अधिकार नहीं है कि अगर सोसाइटी ने आप पर लीगल चार्जेस लगाया हुआ है तो उस लीगल चार्जेस अमाउंट के ऊपर रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू करने का। तो उन्होंने कैसे इस चीज को हैंडल किया, कैसे उन्होंने उस चीज को फेल कर दिया, उसके बारे में वो आज अपना एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। एंड नाउ आई इनवाइट श्री मितेश पजारे टू पुट फॉरवर्ड हिज लेक्चर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स। ओवर टू यू मितेश साहब, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। थैंक यू हेमंत जी। ओके, नमस्कार। मेरा नाम मितेश पजारे। सबसे पहले मैं कुछ लोगों का आभार मानना चाहता हूँ। मेरे अन्याय के विरुद्ध में जो लड़ रहा हूँ उसमें मेरा साथ दिया, मुझे प्रेरणा दी और सहकार्य किया। सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक अ फ्यू पीपल। श्री हेमंत अग्रवाल जी, श्री भारती जोशी एंड अनिल जोशी जी, श्री ओगले सर, श्री कोडनीकर सर, श्री मेहुल हिरेन जी, श्री निमेश जी, फातिमा मैडम एंड ऑल अदर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैनेजिंग कमेटी ने अगर आपको डिफॉल्टर करार दिया, यानी घोषित कर दिया, तो आप डिफॉल्टर नहीं होते। यानी इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ डिफॉल्टर। अगर उन्होंने 101 का केस फाइल किया and if you contest that, there are chances that you can win that case. So this is my experience. ये मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये मेरा दूसरा लेक्चर है वेबिनार। इससे पहले मैंने एक वेबिनार किया था, वो भी इससे रिलेटेड है। सो मैं शॉर्ट में उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा जो पहला वेबिनार था उसमें क्या हुआ था कि हमारी सोसाइटी में सेक्रेटरी ने पार्किंग स्टिकर के लिए चार्जेस लगाए थे। 2 रुपए का पार्किंग स्टिकर मिलता है, सेक्रेटरी 100 रुपए में बेच रहा था, 100 रुपीज में। सो मैंने सिर्फ इतना अर्जी किया था कि बाबा ये जो पार्किंग स्टिकर्स है उसका वैल्यू क्यों ना हम सबको पूछ के तय करें, लाइक इन एन SGM। तो मैंने अर्जी की थी स्पेशल जनरल बॉडी की, जस्ट टू डिसाइड कि बाबा पार्किंग स्टिकर का फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए। और सेक्रेटरी ने ये अर्जी नज़रअंदाज कर दी और सेक्रेटरी और चेयरमैन 5 साल के लिए डीबार हो गए। ये मेरा पहला वेबिनार है। इसका लिंक हमारे CHS फोरम के YouTube पे अवेलेबल है। I would request you all to go and watch that video.
उससे आप लोगों को आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। आप लोगों को थोड़ी हिम्मत आएगी कि जो भी सोसाइटी में आजकल हो रहा है, इट्स लाइक अ डिक्टेटरशिप। सो आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। इट विल बी क्वाइट इंस्पायरिंग टू यू। सो मेरा पहला वेबिनार, इफ यू कैन वॉच, इट विल बी हेल्पफुल। ओके, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। The link for earlier webinar where Pazare Saab has spoken, I have already put it in the chat box. People can refer to the chat box for the link. Thank you. Go ahead, Pazare Saab. या सो दिस इज माय सेकेंड वेबिनार एंड फॉर्चुनेटली ये केस भी मैं जीत गया। अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 90% वॉज माई एफर्ट। आई विल से 99% वॉज लक, 1% ओनली एफर्ट। सो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में, पिछले साल के दिसंबर में हमको एक नोटिस आया था रजिस्ट्रार का। उसमें उन्होंने लिखा था कि सोसाइटी ने आपके खिलाफ 101 का अर्जी किया है और आपका फर्स्ट हियरिंग है 3rd of January 2022। सो रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए ये हमारा पहला सुनवाई था। अब आप सोचेंगे कि रिकवरी बाबा किस बात की रिकवरी? एक रिकवरी तो मेंटेनेंस के खिलाफ, मेंटेनेंस के अगेंस्ट हो सकती है, और एल्स द अदर हेड्स दैट हेमंत जी जस्ट टोल्ड। पर हमारा जो रिकवरी का था वो जरा सा अलग था। ये रिकवरी ऑफ लीगल रिप्लाई चार्जेस। इसके लिए हमारे सोसाइटी ने हमको डिफॉल्टर घोषित किया, इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, और बाकायदा 101 का केस भी किया। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी लीगल रिप्लाई चार्जेस ये किस सिचुएशन में लगाए जाते हैं? मेरे केस में क्या हुआ था वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आज से 5 साल पहले 2017 में, तभी मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था। तो हर रोज की तरह मैं लेट आया, 1:30 बजे मैं सोसाइटी में आया, और तभी सोसाइटी के वॉचमैन ने गेट नहीं खोला। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ शायद होता होगा। वॉचमैन कह रहा था कि पहले आप रजिस्टर में एंट्री करो, बाद में गेट खुलेगा। मेरे ध्यान में आया कि वॉचमैन ये नया है, इसको खाली 4 दिन हुए हैं, इसको शायद पता नहीं होगा कि मैं हर रोज लेट ही आता हूँ। खैर उसने गेट नहीं खोला। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर एंट्री करने की बात है तो मैं सुबह कर लेता हूँ, अभी मुझे खाली गाड़ी पार्क करनी है और वापस दोस्त के साथ जाना है। वो तो कुछ सुनने के मूड में नहीं था। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, सेक्रेटरी को बुलाओ। वो बोला नहीं, सेक्रेटरी साहब सो रहे हैं, और वो भी खुद जाके सो गया। आजकल ऐसा ही होता है नाइट, हमारे यहाँ पे नाइट शिफ्ट के वॉचमैन रात को सो जाते हैं क्योंकि दिन में उनको दूसरा शिफ्ट करना होता है। ये अभी का मैंने ये बहुत जगह पे ऑब्जर्व किया है। तो मैंने सोचा कि इससे बहस करने में कोई फायदा नहीं है। मैंने गेट खोला, गाड़ी लगाई, और मैं दोस्त के साथ चला गया। फिर दूसरे दिन हमारे सेक्रेटरी में सोसाइटी में बहुत हंगामा किया और बहुत मुझ पे एलिगेशंस लगाए, ऐसा वैसा। और जब मैटर थोड़ा बढ़ रहा था तो हाँ, उसने हमको पेनल्टी भी लगाया, 2,500 रुपये। फॉर व्हाट रीजंस आई डोंट नो, बट उसने लगाया। मेरे फादर ने सोचा ठीक है, उसको साइड में लिया, पेनल्टी चार्जेस जो भी है भर दिए, और फिर मैटर सेटल कर दिया। तो फिर ये 2017 की बात है। 2017 गुजर गया, 2018 भी शांत था, हमको ऐसा कुछ तकलीफ नहीं हुआ। मैं सोचा सेक्रेटरी भूल गया होगा, पर 2018 में
नहीं 2018 चांद गया। 2019 में हमारे सोसाइटी सेक्रेटरी ने क्या किया, एजीएम के जो मिनट्स होते हैं जो सभी मेंबर्स को बांटे जाते हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया कि 2017 में ऐसा ऐसा हुआ था और मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप लिखा। अब क्योंकि ये उसने एजीएम के मिनट्स में लिखा था और ये सब मेंबर्स को बांट दिया था, मैंने सोचा कि ये तो मेरी बदनामी के करने के लिए उसने जानबूझ के किया है। इसलिए मैंने मेरे लॉयर्स को कंसल्ट किया और सेक्रेटरी को एक डिफेमेशन की नोटिस भेजी कि आपने ऐसा क्यों किया, प्लीज अपोलोजाइज, और एल्स डिफेमेशन के नोटिस में आई हैड डिमांडेड लाइक 20 लाख रुपीज। मैंने सोचा डिफेमेशन का अगर नोटिस में भेजता हूँ, सेक्रेटरी को थोड़ा समझ आएगा, शांत हो जाएगा, यानी मैटर विल बी सॉर्टेड। पर सेक्रेटरी ने ऐसा नहीं किया। सेक्रेटरी ने क्या किया, हमारे लॉयर ने जो नोटिस भेजा था उसका रिप्लाई दिया थ्रू द सोसाइटीज एडवोकेट, और वो रिप्लाई खाली 4 पेजेस का होगा, और ये 4 पेजेस के लिए ही चार्ज्ड मी 20,000 रुपीज एज लीगल रिप्लाई चार्जेस। सो ये पूरा केस है रिकवरी का, यहाँ से शुरू होता है। अभी इसमें मैं एक बात आपको ऐड करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर हमने देखा है कि जो भी प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में, that is because of somebody's ego और there are some personal reasons, क्योंकि सब लोग तो सुख शांति से जीना चाहते हैं, पर जो लोग सत्ता में आते हैं उनको पता नहीं क्या हो जाता है, they cannot bear all this। हमारी सोसाइटी में जब वो स्टिकर का मामला हुआ था जिसका मैंने वेबिनार किया है, इसी सेक्रेटरी को डीबार कर दिया था 5 साल के लिए, और शायद उसी वजह से उसने मेरी बदनामी करने के लिए ये सब किया। तब मेरे ध्यान में नहीं आया कि बाबा ये सेक्रेटरी तो डीबार हो गया है, फिर अभी वापस ऐसा क्यों कर रहा होगा। फिर मेरी समझ में आया कि सेक्रेटरी भले ही डीबार हो गया 5 साल के लिए, पर इलेक्शन होने वाले हैं 2021 में, यानी पिछले साल, तो इसलिए ही वॉज ट्राइंग कि वो अगर नहीं इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगा सो वो उसके लोगों को खड़ा करेगा और हमको डिफॉल्टर घोषित करके ही विल अगेन रूल। तो मुझे आपको ये बताना, आई वुड लाइक टू टेल यू कि सेक्रेटरी ने और क्या किया। 2020 के जो एजीएम के मिनट्स है उसमें ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जो भी डिफॉल्टर्स है they cannot vote in the election। अभी तब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी और शायद इतना क्लैरिटी भी नहीं था कि डिफॉल्टर्स सोसाइटी के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो मुझे अभी पता चला इन 2022 जस्ट बिफोर द इलेक्शंस कि अ डिफॉल्टर हैज द राइट टू वोट, वोटिंग कर सकता है, खाली कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो मुझे सेक्रेटरी का प्लान समझ में आ गया कि वो ऐसा चाहता है। तो विल कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। जनवरी का पहला हियरिंग था हमारा, ठीक है। तो 3rd जनवरी वाज आवर फर्स्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स हियरिंग। 3rd जनवरी को मैं और मेरे साथ हमारे 12 लोग थे, ऑल डिफॉल्टर्स। वो अपने रजिस्ट्रार के पास गए, फर्स्ट हियरिंग है, सो हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो हम ऐसे डर के मारे हमने सोचा नहीं गए तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम चुपचाप चले गए। फिर फर्स्ट हियरिंग को हम देखते हैं तो सोसाइटी की तरफ से कोई भी नहीं आया और डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी उसने बहुत ही आसानी से दूसरा हियरिंग का डेट दे दिया। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, और हमको खाली 2 पन्ने दिए थे जो ऑर्डर होता है 101 का हियरिंग का, टेक दिस नोटिस एंड प्लीज रिप्लाई टू दिस नोटिस। तो फर्स्ट हियरिंग तो ऐसे ही चला गया, हमको तो कुछ पता नहीं था, पर सोसाइटी की तरफ से कोई लॉयर नहीं आया। तो मैडम ने दूसरा
हियरिंग का दे दिया था। सेकेंड हियरिंग वाज ऑन 11th ऑफ जनवरी। 11th ऑफ जनवरी को हम गए, पर मैंने नोटिस किया कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनमें से काफी लोग नहीं आए, तो मुझे अजीब लगा। हम 2-3 ही लोग गए थे, जबकि 12 लोगों को डिफॉल्टर किया था। ठीक है, हम गए सेकेंड हियरिंग को। सेकेंड हियरिंग को मैं देखता हूँ सोसाइटी का वकील नहीं आया, और जो रजिस्ट्रार मैडम है वो बहुत ही आसानी से नेक्स्ट डेट देने के लिए राजी हो गई। तभी मेरी समझ में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है। और मैं कैसा हूँ, मैं सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, फ्लैट मेरे फादर के नाम पे है। तो फर्स्ट हियरिंग को और सेकेंड हियरिंग को मैं फादर को लेके गया था, और सेकेंड हियरिंग को मैंने रजिस्ट्रार मैडम को बता दिया कि इसके आगे मेरे फादर को मैं नहीं लाऊंगा। मैंने एप्लीकेशन दिया कि आई विल रिप्रेजेंट हिम। तो मैडम ने परमिशन दे दिया और नेक्स्ट डेट दे दी। नेक्स्ट डेट वाज 19th ऑफ जनवरी। ओके, सो जो रिकवरी का नोटिस मिलता है सबको, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है पहले 3 हियरिंग को अगर किसी भी पार्टी का कोई भी नहीं आया, सो एक्स पार्टी दे कैन टेक अ डिसीजन। ऐसा क्लियरली वहां पे लिखा होता है नोटिस में। तो थर्ड हियरिंग 19 तारीख को थी। इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इस बार जो इलेक्शन था उसमें मैं कंटेस्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि लीगल रिप्लाई चार्जेस वसूल नहीं कर सकती है सोसाइटी, इसलिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार विल अलाउ मी टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो इलेक्शन हमारे सोसाइटी के होने वाले थे 23rd ऑफ जनवरी को, और थर्ड हियरिंग था 19th ऑफ जनवरी। ठीक है, थर्ड हियरिंग को हम गए। मेरे साथ खाली 2 डिफॉल्टर थे, बाकी यानी 12 में से 2, 10 लोग तो आए नहीं। मैं गया, 1 बजे का हियरिंग था। हम लोग गए अंदर। रजिस्ट्रार मैडम ने उसका जो रोज वो जो लिखते हैं, देयर इज सम शीट दैट शी राइट्स योर नेम, वहां पे उसने मेंशन किया कि ओनली द रिस्पोंडेंट हैव कम, और सोसाइटी की तरफ से कोई नहीं आया है। तो थर्ड हियरिंग को भी सोसाइटी की तरफ से कोई नहीं आया। तो हाँ, रोजनामा, करेक्ट, रोजनामा में उन्होंने मेंशन किया। तो मैंने रजिस्ट्रार मैडम को पूछा, मैडम ये तो थर्ड हियरिंग है, सोसाइटी की तरफ से कोई नहीं आया, तो आप एक्स पार्टी दे सकते हैं। पर फिर मैडम ने बोला कि शी सेड दैट नहीं, लाइक शी यूज सम वर्ड कि नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऐसा कुछ लगा के शी सेड दैट और एक चांस दे देंगे। तो उन्होंने नेक्स्ट डेट दे दिया। क्योंकि मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, मुझे 2 दिन के बाद की एक डेट दे दी। 23rd को इलेक्शन था, 20th का मेरा दूसरा एक हियरिंग का डेट दे दिया। ठीक है, जब हम बाहर निकले वहां से तो मैंने देखा सोसाइटी का लॉयर बाहर ही खड़ा है। फिर मेरी समझ में आया 1 बजे का हियरिंग था, सोसाइटी का लॉयर लेट हो गया था। ठीक है, मैंने सोचा चलता है, अगर आई मीन it was clear that the registrar were not favoring us, she was favoring the society. Anyways, next hearing जो हमारा था, it was only for the purpose of deciding कि should we be allowed to contest the elections, क्योंकि मैं खुद खड़ा था। तो नेक्स्ट हियरिंग 20 तारीख को मेरे साथ रिटर्निंग ऑफिसर भी आए थे, मैं खुद था, और सोसाइटी का वकील आया था। तब आर्ग्यूमेंट हुआ जस्ट ऑन द पॉइंट कि शुड वी बी अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। मैंने आर्ग्यूमेंट में कहा कि दीज आर लीगल रिप्लाई चार्जेस, सो वी आर नॉट गोइंग टू पे, क्योंकि हम मेंटेनेंस हर महीने भर रहे थे। ये किसको पूछ के उन्होंने 20,000 रुपये दे दिए, तो वी आर नॉट गोइंग टू पे। तो इसके लिए रजिस्ट्रार मैडम ने ऑर्डर निकाला कि बाबा इट लुक्स लाइक दिस, आई मीन आई एम अ डिफॉल्टर,
legal reply charges are pending and she declared me a defaulter. So रजिस्ट्रार मैडम ने ऑर्डर निकाला, मुझे डिफॉल्टर घोषित किया और मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। 23rd को इलेक्शन हो गया, सेक्रेटरी के बाजू के जो भी है वो सब के सब चुन के आ गए और नेक्स्ट हियरिंग मैडम ने फरवरी में रखा, फरवरी का डेट दिया था, 16th of February। अब जब मुझे ये पता चला कि बाबा लीगल रिप्लाई चार्जेस के लिए मुझे डिफॉल्टर बनाया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया और अभी ये रिकवरी की प्रोसीडिंग चालू है, तो मैंने सोचा अगर शायद मेरी जानकारी सही है या नहीं है, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तब मैंने फिर इसी फोरम के हेमंत अग्रवाल जी से मैंने हेल्प लिया। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी रिकवरी की अगर प्रोसीडिंग होती है और हमसे पैसे मांगे जाते हैं तो हम कुछ बेसिक चीजें भूल जाते हैं। ये मुझे तब पता चला जब मैंने अग्रवाल जी से बात की। उन्होंने मुझे सिर्फ 5-6 पॉइंट्स बताए कि आप सिर्फ इतना पूछ लो, आप जब 101 की अर्जी है उसके रिप्लाई में इतने 4-5 डॉक्यूमेंट्स मांग लो। तब मैं भी सोच में पड़ गया, अरे इतने दिनों से मैं सोच रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं ये पता चला। अगर सोसाइटी लीगल रिप्लाई चार्जेस मांग रही है तो आई कैन एटलीस्ट आस्क दीज डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला डॉक्यूमेंट सोसाइटी के एडवोकेट का बिल। सोसाइटीज क्या करती है, नॉर्मली लॉयर को एक एक्स अमाउंट दे देती है और उसका बिल लगा देती है। 1500 भी दिया होगा तो भी 20,000 रुपए का बिल लगाने का। ये मेरे तभी समझ में नहीं आया था। अग्रवाल जी ने मुझे बताया कि तुम पहले ये मांगो, सोसाइटी के एडवोकेट का बिल। दूसरा उन्होंने बताया सोसाइटी का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें 20,000 रुपए सोसाइटी ने एडवोकेट को दिए ऐसा दिखता है सोसाइटी के बैंक स्टेटमेंट में। अगर अभी सोसाइटी तो कुछ तो झोलमाल कर सकती है पर बैंक तो ऐसा नहीं करेगा, और यू हैव अ राइट टू चेक द बैंक स्टेटमेंट। दिस इज द सेकेंड डॉक्यूमेंट, सोसाइटी का बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार अप्रूव्ड बायलॉज, जिसके लिए फॉर द इंटरेस्ट, अभी हमारी सोसाइटी में इट इज नॉट 21% इंटरेस्ट, इट इज जस्ट 15%, बट इट इज जस्ट अ रेजोल्यूशन। उसमें रजिस्ट्रार का सिक्का ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्ट्रार ने अप्रूव नहीं किया है, इसलिए वी डिमांडेड रजिस्ट्रार्ड अप्रूव्ड बायलॉज दैट शोज 15% इंटरेस्ट। ये एक डॉक्यूमेंट हमने मांगा। तो ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। जब भी हम रिकवरी का केस चलता है, हमसे पैसे मांगे जाते हैं, तो ये बेसिक चीजें होते हैं जो हमको मांगनी चाहिए, एंड वी हैव अ राइट टू गेट दीज डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज है, रिकवरी का आपको जब भी नोटिस आता है, नॉर्मली 2 या 3 पेजेस का होता है, उसमें अटैचमेंट कुछ नहीं होता। आप अगर नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि एज पर दिस अटैचमेंट दीज चार्जेस आर रिकवरेबल, पर आप देखेंगे तो अटैचमेंट कुछ नहीं होता है। तो हेमंत जी ने मुझे ये भी बताया कि जब भी कोई सोसाइटी रिकवरी का केस डालती है तो दे हैव टू गिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड दिस इज कंपल्सरी। अभी हमारी फर्स्ट हियरिंग कभी थी 3rd of Jan, उसके बाद सेकेंड हियरिंग 11th of Jan, थर्ड हियरिंग, पहले 3 हियरिंग तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ रिकवरी के नोटिस के 2 ही पन्ने थे। बाद में मैंने जब पूछा, मैडम इसमें तो आपने अटैचमेंट लिखा है, अटैचमेंट तो मुझे दिया नहीं। तो मैडम ने बोला अच्छा हाँ अभी हम देते हैं। तो मेरी समझ में आया कि मैडम हमको फेवर नहीं कर रही है। तो मैंने बोला कि मैडम जब तक मुझे अटैचमेंट के सब कॉपीज नहीं मिलेंगे मैं आपके इसका रिप्लाई नहीं दूंगा। तभी सोसाइटी के एडवोकेट ने खुद के जेब से पैसे निकाले, सबका जेरोक्स निकाला और मुझे दिया।
तभी मुझे समझ में आया कि खाली नोटिस, रिकवरी का नोटिस मिलने से कुछ नहीं होता, उसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लगाना कंपलसरी है। खैर, ये तो मुझे, ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। उसके बाद जब हियरिंग हुई, फरवरी के हियरिंग में तो कुछ खास नहीं हुआ, तारीख पे तारीख मिल रही थी, और मुझे छोड़ के जो 12 डिफॉल्टर्स थे उनका ही केस चल रहा था। मेरा जब फाइनल हियरिंग हुआ, दैट वाज ऑन इन द मंथ अप्रैल, यानी आप सोचिए जनवरी में पहला नोटिस आया और अप्रैल में मेरा फाइनल हियरिंग हुआ। कितना टाइम गुजर गया। और मैंने ये मेरा मेरा जो रिप्लाई दिया है उसमें सब डेट्स लिखे हैं और लिखा है कि हमारी वजह से देरी नहीं हुई है, या तो सोसाइटी का वकील नहीं आया या फिर रजिस्ट्रार ने अगली डेट दे दी। तो जब फाइनल हियरिंग हमारा हुआ अप्रैल मंथ में, इवन टिल दैट डेट 15 अप्रैल को फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ था, टिल दैट डेट मैंने सोसाइटी को जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, यानी सोसाइटी के एडवोकेट का बिल, बैंक का स्टेटमेंट और अप्रूव्ड बायलॉज शोइंग 15% इंटरेस्ट, सोसाइटी ने एक भी पेपर नहीं दिया, नॉट अ सिंगल पेपर। और वो रिकवरी केस डाल दिए उन्होंने। तो फाइनल हियरिंग में मैंने रिप्लाई में ऐसा लिखा कि मैडम, मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट सोसाइटी ने नहीं दिया, तो हाउ कैन दे से दैट 20,000 रुपीज इन्होंने वकील को दिए भी है कि नहीं दिए हैं, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। सो मैडम ऑल्सो अंडरस्टूड कि सोसाइटी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है, इट डेफिनेटली कैन नॉट बी प्रूव दैट 20,000 हैज बीन पेड। अगर पैसे दिए ही नहीं है तो रिकवर कहाँ से होंगे। अच्छा, तो ये तो हमारी रिकवरी का था। पर इसमें अभी एक बात है जो काफी सोसाइटीज में होती होगी, शायद हमारी सोसाइटी में है। अभी रिकवरी का प्रोसीजर कैसा है कि आपने अगर सपोज किसी मेंबर ने पैसे नहीं भरे, सो सोसाइटी विल गिव हिम अ रिमाइंडर, डिमांड नोटिस होती है। पहले महीने में नहीं भरे तो दूसरे महीने में रिमाइंडर देंगे। मैक्सिमम 3 मंथ्स पैसे नहीं भरे, रिकवरी का प्रोसीजर चालू होना चाहिए। नहीं तो फिर उनका इंटेंशन क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ पैसा वसूल करेंगे। दैट्स वाई दे अवॉइड इट। ये बात हमारी सोसाइटी के लोगों को पता थी, तो उन्होंने क्या किया था, 2016 या 17 की एजीएम में एक ऐसा रेजोल्यूशन किया था एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में कि अगर किसी मेंबर का पैसा देना बाकी है एंड दैट अमाउंट इज लेस देन 30,000, अभी हमारी सोसाइटी के सब मिडिल क्लास लोग हैं, सो इफ द अमाउंट इज लेस देन 30,000 प्लीज डू नॉट फाइल फॉर अ रिकवरी प्रोसीडिंग। ऐसा एजीएम का रेजोल्यूशन है। और मेरा रिकवरी अमाउंट कितना था, 20,000 प्लस इंटरेस्ट 23,000। फिर भी हमारे सेक्रेटरी ने एजीएम का रेजोल्यूशन को कोई वैल्यू नहीं दिया, रिकवरी प्रोसीडिंग फाइल की। मैंने केस लड़ा और अगस्त महीने के 19 तारीख को रजिस्ट्रार मैडम ने ऑर्डर दिया। और ऑर्डर भी आप पढ़ेंगे तो मैडम ने क्या किया है कि उन्होंने 101 का जो प्रोसीडिंग था नामंजूर कर दिया उसने। She says that it is not maintainable। पर जब मैं पूरा ये पढ़ता हूँ ऑर्डर, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। एक्चुअली मैडम ने हमारी जगह किसी और का ही नाम लिखा है, एक जगह पे, हर जगह पे नहीं। तो ये बात मेरी ध्यान में आई कि बाबा ऐसा काम चलता है रजिस्ट्रार के यहाँ, सरकारी काम ऐसा चलता है। गलती अगर हुई
तो भी उनके ध्यान में तो कुछ आता नहीं है, और मोस्टली दे आर फेवरिंग द सोसाइटीज ओनली. सो इन शॉर्ट दिस इज माय एक्सपीरियंस. मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं ठीक से बता पाया कि नहीं, but I have tried to explain what had happened. So in short, recovery charges, legal reply charges खाली एक मेंबर से आप रिकवर नहीं कर सकते, इतना तो मेरे को समझ में आ गया है. तो इतने पे ही हमारी सोसाइटी नहीं रुकने वाली है. दे आर गोइंग टू अपील टू द नेक्स्ट लेवल, यानी जॉइंट रजिस्ट्रार के पास वो जाएंगे. सो आई एम स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि इस जो रिकवरी का प्रोसीजर था उसमें मैंने जब हमारे सोसाइटी के वकील से बात किया था तो उसने मुझे एक बात बताई, भले ही तुम डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जीत जाओ, हम तुझे हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं. तो मुझे समझ में आ गया कि ये लोग हाई कोर्ट तक तो जरूर जाएंगे. सो इसलिए अब मैं तैयारी कर रहा हूँ. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मुझे थोड़ा गाइडेंस भी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रार ने पहले ऑर्डर में ऐसा लिखा था कि हम डिफॉल्टर हैं और हमको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया. ये जनवरी की बात है, और अगस्त में उसी रजिस्ट्रार ने ऐसा ऑर्डर दिया कि दिस रिकवरी केस इज नॉट मेंटेनेबल. सो इसमें लॉस मेरा होता है, इलेक्शन तो मैं लड़ नहीं पाया. तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे मुझे थोड़ा गाइडेंस लगेगा कि वेयर शुड आई अपील अगेंस्ट रजिस्ट्रार, और एल्स शुड आई टेल दैट बिकॉज मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, दे शुड ग्रांट मी, कंसिडर मी एज इलेक्टेड. दिस विल बी माई क्वेश्चन टू अग्रवाल जी. दैट शुड बी इट सर, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर. मितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हिम्मत किया, थैंक यू सर. बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया. और मैं साथ में ये अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहूंगा कि अगर किसी को भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपके साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी का, या सोसाइटी आपके साथ अच्छा कर रही है, आपके मैनेजिंग कमेटी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है या गलत व्यवहार कर रही है, किस ढंग से गलत व्यवहार कर रही है, किस ढंग से अच्छा कर रही है, और आप आके वेबिनार में आप लोगों को बताइए. जैसे नितेश साहब ने बताया, हमारे और भी अर्लियर स्पीकर्स ने भी बताया हुआ है. एक हमारे आरती अग्रवाल मैडम ने बताया, फिर एक सुनीता अग्रवाल मैडम ने बताया, और फिर एक निमिष साहब ने बताया. ऐसे कई लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. आप सभी से भी निवेदन है कि आप आइए और एक्सप्लेन करिए कि क्या आपको क्या क्या तकलीफ हुई है. आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आएगा कि क्या क्या स्टेप्स लेना है, क्या क्या नहीं लेना है. जैसे नितेश जी ने बताया कि उन्होंने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिया उस चीज के बारे में.